ओके बेटा, तीसरी थ्योरी पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के हवाले से। ये कहलाती है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, या इसको एक दूसरा नाम इस तरह से भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एक तो हम इसे कहते हैं ना लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और दूसरा इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये जो लेविस कॉन्सेप्ट था, ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था जी.एन. लेविस। जी.एन. लेविस नामी साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? इन 1923 में। लेविस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? लेविस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस दोनों के बारे में हमें बताया जाता है। एसिड के बारे में ये बताया जाता है कि एसिड एक ऐसी स्पेशीज है। अब जब आप स्पेशीज बोलते हैं तो वो स्पेशीज एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक आयन भी हो सकता है। यानी एसिड खाली मॉलिक्यूल को भी आप एसिड बोल सकते हो और एक आयन को भी आप एसिड बोल सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एन एसिड इज एनी स्पेशीज, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयन हो, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट करे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर गेन करे। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करे? एक्सेप्ट करे, गेन करे। उस सब्सटेंस को, उस स्पेशीज को हम क्या नाम देते हैं? एसिड का नाम देते हैं। और बेस को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि बेस इज एनी स्पेशीज। बेस भी एक तरह की स्पेशीज है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयन हो, जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे, यानी किसी और स्पेशीज को दे। डोनेट करने का मतलब है खुद लूज करे और किसी और को दे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। चलें इसको अभी एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, लेविस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल समझते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन में समझ लिया कि लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लेविस बेस कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को देगा। और लेविस एसिड कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर हासिल करेगा। यहाँ तक डेफिनेशन के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, अब देखें किस तरह से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन समझते हैं। अमोनियम आयन कब बनता है? जब अमोनिया, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये अमोनिया गैस का लिखा है, जिसका फार्मूला है NH3। ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन आयन के साथ। डेफिनेशन में हमने ये तो समझ लिया है कि जो लेविस एसिड होता है या लेविस बेस होता है वो कोई भी स्पेशीज हो सकता है। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक आयन भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस आपको नज़र आ रही है ये मॉलिक्यूल है, और ये जो आपको हाइड्रोजन का आयन नज़र आ रहा है ये एक आयन है, जिसको आप हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो या प्रोटॉन भी कह सकते हो। अच्छा देखें, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लें। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया हुआ है? शेयर किया हुआ है। तो यहाँ इसमें 3 तो बन गए शेयर्ड पेयर। जैसे ये भी शेयर्ड पेयर है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। अच्छा, ये कौन सा होगा? ये भी शेयर्ड पेयर है क्योंकि इसमें ये वाला एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का। ये भी शेयर्ड पेयर है, और ये भी शेयर्ड पेयर है क्योंकि एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ना, ये अभी फ्री पड़ा हुआ है। ये है लोन पेयर, ये किसी के साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, ये है हाइड्रोजन का आयन,
जिसको हम प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर लिया होता है तभी वो क्या बनता है? हाइड्रोजन का आयन बनता है। अब मुझे बताएं हाइड्रोजन के आयन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जबकि इसके पास अभी इस वक्त एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? सिंपली आकर इस लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? सिंपली आकर इस लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आपने नोट किया कि ये जो अमोनिया है इसने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। और किसको डोनेट किया है? हाइड्रोजन के आयन को डोनेट किया है। इसीलिए ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। कौन? अमोनिया है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है? डोनेट किया है। और लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो कहलाता है बेस। इस डेफिनेशन के मुताबिक जो अमोनिया है वो लेविस बेस है। और हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन आयन क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ऐसा ही ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर रहा है जो उसे अमोनिया दे रहा है। इस तरह से ये क्या कहलाएगा? ये लेविस एसिड कहलाएगा। याद रखें इस रिएक्शन को, ओवरऑल जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम एन एसिड बेस डोनर एंड एक्सेप्टर रिएक्शन कहते हैं। इस पूरे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? एन एसिड बेस डोनर एंड एक्सेप्टर रिएक्शन करते हैं। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की आप डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंगल साइडेड शेयरिंग होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं वो एक ही एटम शेयर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर अमोनिया शेयर कर रहा है, अमोनिया का भी नाइट्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और दूसरा एटम एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा होता। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? एन एसिड बेस डोनर एंड एक्सेप्टर रिएक्शंस। और इसके नतीजे में हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? अच्छा एक पॉइंट जहन में रखें, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों की शेयरिंग है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आप चाहें तो इसको सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं। ये भी दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको भी सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं। ये भी दोनों के दरमियान बन रहा है, इसको भी आप सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं। यानी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल साइडेड शेयरिंग है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये वाला जो है, ये इसमें देखें मैंने दोनों एक जैसे इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। किस वजह से लिखे हैं? कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। और इसको आप सिंगल लाइन से शो नहीं करेंगे, इसको आप किससे शो करेंगे? एरो से शो करेंगे। और ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। यानी इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक है, और 3 जो है वो कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अच्छा देखें, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसको समझ लेते हैं कि इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और क्या बनता है। देखिए सबसे पहले देखें, इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं और इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। तो देखें
नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर। उसके बावजूद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, एक पूरा पेयर बच जाता है, उसको क्या कहेंगे? लोन पेयर। अच्छा देखें, नाइट्रोजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्या बोलेंगे? ऑक्टेट मुकम्मल है। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट मुकम्मल है, डुप्लेट मुकम्मल है, डुप्लेट मुकम्मल है। अच्छा, बोरान के लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड तो बन गया, लेकिन अगर आप नोट करें तो बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। बोरान के आखिरी शेल में 3 इसके अपने थे और 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं, लेकिन अभी भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया जाए, यानी अमोनिया का रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ? बोरान फ्लोराइड के साथ, तो ये बोरान सिंपली आकर इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और इनके दरमियान एक बांड बन जाएगा। कौन सा बांड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बन जाएगा। यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखें, वही एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने किससे शेयर किया हुआ है? हाइड्रोजन के साथ, और ये इसका एक पूरे का पूरा पेयर फ्री है। इस फ्री पेयर के साथ यहां से आकर जुड़ जाएगा कौन? बोरान ट्राइफ्लोराइड में जो बोरान मौजूद है वो जुड़ जाएगा। अगर आप नोट करेंगे तो इस तरह से क्या होगा? बोरान के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे? नाइट्रोजन के लास्ट शेल में भी देखें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरान के लास्ट शेल में भी देखें 1 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसका मतलब दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगी। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं एडक्ट, एसिड बेस एडक्ट। क्या नाम दे देंगे? एसिड बेस एडक्ट, यानी एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है। खुद से सोचें, डोनर वही हो सकता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है? अमोनिया। तो अमोनिया बन गया डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा वो क्या कहलाता है? लेविस बेस। इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है? बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है जी एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? लेविस एसिड कहलाएगा। अच्छा, यहां हमने पढ़ा है कि लेविस एसिड और लेविस बेस जब मिलते हैं तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बताएं यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा होगा? नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल साइडेड शेयरिंग है। नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, बोरान शेयर नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं इसको सिंबल्स की सूरत में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? यहाँ सिंगल लाइन लगा सकता हूँ, ये शेयर्ड पेयर बन गया, ये शेयर्ड पेयर बन गया, ये भी शेयर्ड पेयर बन गया, ये शेयर्ड पेयर और ये भी शेयर्ड पेयर। लेकिन ये जो पेयर है ये शेयर्ड पेयर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें सिर्फ एक
एटम ने जो है वो शेयर किया है, तो इसको हम एरो की सूरत में लिखेंगे। और एरो की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होती है। सो दिस इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।